नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चिपवन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के राजपुर रोड पर जीएसटी बचत उत्सव के तहत विभिन्न दुकानों का भ्रमण किया और व्यापारियों से बातचीत की। उन्होंने नई जीएसटी दरों को ऐतिहासिक करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जीएसटी स्लैब के अंदर किए गए सुधारों से लाखों परिवारों और छोटे व्यापारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। उन्होंने व्यापारियों से आग्रह किया कि घटे हुए जीएसटी का सीधा फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए। वहीं सीएम धामी ने यह भी बताया कि प्रदेश भर में 29 सितंबर तक जीएसटी जागरूकता अभियान चलेगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग नए जीएसटी स्लैब के फायदे समझ सकेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था, उन्होंने देशवासियों के नाम अपने संबोधन में कहा था कि जल्दी ही जीएसटी में जो है ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि देशवासियों को उसका लाभ होगा, आम नागरिकों को लाभ होगा, मध्यम वर्ग के लोगों को लाभ होगा और उच्च वर्ग के लोग भी उससे लाभान्वित होंगे। तो ये जो जीएसटी पर रिडक्शन है ये 22 सितंबर कल से लागू हो गया है, नवरात्र के पहले दिन से, और इसके कारण से सभी को बड़ा लाभ हो रहा है और जो आवश्यक वस्तुएं, उपयोग की वस्तुएं सभी अब सस्ती हो गई हैं और इससे बहुत बड़ी सेल भी होने वाली है। मैं बहुत सारे यहाँ पर स्टोर पर गया हूँ, दुकानों पर गया हूँ, तो मुझे उन्होंने सबने बताया है कि इसका बहुत बड़ा असर दिखाई दे रहा है। लोग मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि व्यापारियों की भी मांग थी कि इस पर रिडक्शन हो। ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय लिया गया है। ये लोगों की बचत का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा और इससे जीएसटी भी बढ़ेगी और जीएसटी में भी संग्रहण अधिक होगा क्योंकि सेल अधिक होगी। साथ ही जीएसटी की राज्य का भी जो है इसमें बढ़ेगा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आम जनता और सामान्य जनता के हित में बहुत बड़ा क्रांति। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने खरीफ फसलों की खरीद को लेकर सचिवालय में समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि धान और मंडुआ की खरीद के बाद किसानों को उनकी उपज का भुगतान 48 से 72 घंटे के भीतर हर हाल में किया जाएगा। इस बार धान का एमएसपी जो है वो 2369 रुपीज प्रति क्विंटल और साथ ही साथ मंडुआ का जो यहाँ पर रेट है वो 4886 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। राज्य सरकार किसानों को समय पर लाभ पहुंचाने के लिए 600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान कर चुकी है। वहीं मंत्री ने यह भी बताया कि इस वर्ष धान खरीद का लक्ष्य 7.50 लाख मीट्रिक टन और मंडुआ का 5000 मीट्रिक टन तय किया गया है। देखिए, आज खाद्य विभाग की बैठक ली गई है और इस बैठक में जो हमारी पैडी और रागी की जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उस पर चर्चा हुई है, जिसमें हमारे कच्चे आड़तियों से लेकर जो हमारे क्रय केंद्र एजेंसियां होती हैं उन सबको उस बैठक में आमंत्रित किया। हमारे आरएफसी कुमाऊं गढ़वाल के वे भी उसमें आमंत्रित रहे हैं, कृषि के भी अधिकारी, मंडी के अधिकारी भी उसमें मौजूद रहे हैं। तो उनके उपस्थिति में पैडी और रागी की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी पर चर्चा हुई है, जिसमें मेरे को बताते हुए बहुत खुशी है कि अब की बार जो है हमारे जो पैडी की जो एमएसपी है वो एमएसपी अभी बढ़ी है और वो एमएसपी 2369 पर कुंटल की रखी गई है। भारत सरकार के द्वारा उसकी घोषणा की गई है। इसके साथ ही रागी की भी एमएसपी भारत सरकार द्वारा डिक्लेयर की गई है, जिस जो है 4886 पर कुंटल एमएसपी रखी गई है। इसके साथ ही जो पैडी की खरीद को लेकर जो टारगेट रखा गया है वो 7.50 एलएमटी रखा गया है और रागी की खरीद को लेकर जो टारगेट रखा गया है वो 5000 एमटी रखा गया है
और ये पूरी जो खरीद है वो 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया है। उसी समय सीमा में हमें ये सारी खरीदारी कर लेनी है, प्रोक्यूर कर लेना है। ये आज पॉलिसी में भी इस चीज़ को मेंशन कर दिया गया है और निश्चित रूप से ये निश्चित समय अवधि में जो है सारी खरीद करते हुए आने वाले समय की जो व्यवस्थाएं हैं वो हम लोग दुरुस्त करेंगे। इसके अलावा हमारे जो प्रोक्यूरमेंट एजेंसीज हैं उनको भी आज बैठक में आमंत्रित किया है। उनका पूरा फीडबैक कि प्रोक्यूरमेंट एजेंसीज ने अब तक में किस प्रकार से परफॉर्मेंस दी है उसको लेके भी समीक्षा की गई है और प्रोक्यूरमेंट सेंटर कहाँ कहाँ खोले जाने हैं इसको लेके भी डिस्कशन किया गया है। इसके साथ ही हमारे जो प्रोक्यूर किए हुए हमारे चाहे वो पैडी हो या हमारा रागी हो इसको लेके स्टोरेज को लेके भी आज परीक्षण हुआ है, जो इसमें स्टोरेज क्षमता बढ़ाने के भी विभाग को निर्देश दिए हैं। और इसके साथ ही सारी खरीद जो है हमारे जूट के बैग में होनी है, तो जूट के बैग की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करने के लिए विभाग को निर्देशित किया है। इसके साथ ही जो भुगतान के हमारे भारत सरकार के द्वारा भी स्पष्ट निर्देश हैं और राज्य सरकार भी लगातार इसको सुनिश्चित करती है कि भुगतान हमारे किसानों का वो 48 और 72 घंटे के अंतर्गत किया जाना चाहिए, उसको भी सुनिश्चित करने के लिए विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। इसके साथ ही बजट प्रोविजन भी 600 करोड़ का बजट प्रोविजन भी किया गया है। तो मैं समझती हूँ कि आज की जो हमारी पैडी और रागी को लेकर जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है वो धरातली स्तर पर कितनी बेहतरीन तरीके से कारगर हो सके उन बिंदुओं पर चर्चा होते हुए उसे आने वाले समय में जल्दी से हम स्वीकृत करते हुए जिलों में भेजे जाएंगे, ताकि जो है हमारी ये 1 अक्टूबर से जो खरीद धान खरीद है वो जो है वो सुचारू रूप से और व्यवस्थित रूप से जो है वो संचालित। हरिद्वार और देहरादून पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। यूके SSSC पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी खालिद को पुलिस ने हरिद्वार से अब गिरफ्तार किया है। लंबे समय से फरार चल रहा खालिद, अब खालिद को हरिद्वार लाए जाने के बाद देहरादून SSP अजय सिंह, हरिद्वार के SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल और जांच टीम ने लंबी पूछताछ की। इसके बाद आरोपी को देहरादून पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में ये किसी बड़े गैंग की साजिश नहीं बल्कि कुछ व्यक्तियों का व्यक्तिगत खेल सामने आया है। हालांकि पुलिस का ये दावा है कि मामले की तह तक जाकर हर साजिशकर्ता को बेनकाब किया जाएगा। सनसनीखेज इसको बताया गया था पेपर लीक की तरह, और अभी जो प्राथमिक हमारी पूछताछ SSP हरिद्वार और उनकी टीम और सभी टीमों ने किया है, तो पेपर लीक जैसी कोई बात अभी प्रथम दृष्टया अभी पूछताछ में नहीं आई है। ये एक इंडिविजुअल कंडक्ट था और जिसके पीछे अभी जो पूछताछ मिली है कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेसी एंगल का भी लगता है कि कुछ था इसमें। तो बेसिकली अब विस्तृत पूछताछ के बाद ही इसमें स्टेटमेंट दिया जाना उचित होगा। लेकिन अभी जो है क्योंकि इसको अभी हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि इस केस का हमारे वांटेड भी था, प्लस सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, ये जानना बहुत जरूरी था कि क्या कोई सुनियोजित तरीके से कोई षड्यंत्र था कि नहीं था। दूसरी चीज थी क्या कोई ऑर्गेनाइज गैंग तो नहीं, कि पेपर लीक के माध्यम था। तो ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि कोई ऑर्गेनाइज इसमें गैंग नहीं था और ये मात्र एक इंडिविजुअल या कुछ लोग के बीच में मिलकर मुझे लगता है कि ये काम किया गया था। अभी जो पूछताछ में निकला, चूंकि अभी बहुत अर्ली बताना कुछ भी है, बट हम दोनों एंगल पर इसमें जांच कर रहे हैं। एक कॉन्स्पिरेसी एंगल पे कर रहे हैं और दूसरा ये है कि किस तरह से इसने पेपर को 12 क्वेश्चन आउट किए थे। तो काफी सारी जानकारी मिल गई, बट चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन, अभी पूछताछ जारी है, तो उस पर विस्तृत जानकारी बाद में दे पाएंगे। अब ये तो मैंने खुद कहा कि इन्वेस्टिगेशन का ये प्रोसेस है, अभी बहुत प्राइमरी स्टेज में अभी पूछताछ भी है, लेकिन जो चीजें निकल के आएंगी उसको विस्तार से बता पाएंगे। अब देखिए, इसमें जो भी शामिल था, इसमें एक तो जो अभी आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया उसके सिस्टर को, डेफिनेटली जो उसने कार्य किया है, अभी तक तो अकेले की बात पता चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई एक दिमाग हो सकता है इस तरह काम कोई करने को, जो अभी हमारी अलग अलग बयान स्टेटमेंट मिल रहा है। तो जब तक पूरी तरह वेरीफाई ना हो जाए तो कुछ कहना थोड़ा सा इसमें कठिन है। हरिद्वार पुलिस और देहरादून पुलिस के संयुक्त प्रयास से अभियुक्त खालिद को भी हिरासत में लिया गया है। इससे पूछताछ की जा रही है। जो भी आगे इसमें साक्ष्य आएंगे, जिस भी तरीके से विवेचना में जो आवश्यक साक्ष्यों की हमें आवश्यकता होगी, उसी के अनुरूप आगे की विवेचना चलेगी। इसको अभी देहरादून पुलिस को हस्तांतरित किया जा रहा है ताकि आगे की जो कार्रवाई है वो देहरादून में ही की जा सके, क्योंकि अभियोग देहरादून में कायम है। तो देहरादून पुलिस अभी इसको यहाँ से देहरादून लेके जाएगी। लेकिन 1.5 घंटे तक पुलिस पूछताछ करती रही, आप भी रहे और देहरादून SSP भी रहे, कुछ निकल कर आया? कुछ
देखिए काफ़ी चीज़ें मिली हैं, काफ़ी चीज़ें अभियुक्त द्वारा बताई गई हैं, कुछ चीज़ें और वेरीफाई की जानी है, तो आगे की कार्रवाई भी इस पे जारी है, क्योंकि अभी विवेचना अग्रिम स्तर पर चल रही है। इसलिए बड़े स्तर पर किसी भी तरीके से कोई इस पर कोई स्पष्टीकरण दिया जाना अभी संभव नहीं है। जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ेगी, एसएसपी देहरादून द्वारा इस पर आपको विस्तृत रूप से बताया भी जाएगा। कितने लोग इन्वॉल्व हैं सर इसमें? देखिए वही मैं कह रहा हूँ, अभी विवेचना अग्रिम स्तर पे है, इस पर मेरे स्तर पे कोई भी चीज़ बताया जाना ठीक नहीं है। एसएसपी देहरादून स्वयं इसको देख रहे हैं और विवेचना एसआईटी के माध्यम से देहरादून में की जा रही है, इसलिए जो भी आगे के जो अभी विवेचना में प्रगति होगी उन्हीं के स्तर से। तो चलिए यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। तो चलिए स्वागत है आप सबका इस ब्रेक के बाद। आगे बढ़ेंगे जहां यूके एसएससी पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर हमला तेज किया है। खटीमा में छात्रों और बेरोजगार युवाओं के आंदोलन को उप नेता प्रतिपक्ष और खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने समर्थन दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मुख्य चौक पर सरकार और आयोग का पुतला दहन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पेपर चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाए गए। वहीं कापड़ी ने कहा कि कांग्रेस युवाओं के हक की लड़ाई हर स्तर पर लड़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नकल माफियाओं को संरक्षण दे रही है और बार बार पेपर लीक कर बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पहले दिन से जब मैंने विधानसभा में पेपर लीक का मामला उठाया था, उसकी जांच हुई तो उसको 70 से 80 लोग करीब जेल गए थे, लेकिन सरकार की बड़ी लचरपैरवी रही कि सब 2, 3, 4 महीनों में छूटकर बाहर आ गए और सरकार ने नकल विरोधी कानून बनाया। तब भी मैंने विधानसभा के सत्र के अंदर कहा था कि नकल विरोधी कानून है वो छात्रों की आवाज़ को दबाने के लिए बनाया गया है, न कि नकल माफियाओं पे नकेल कसने के लिए। सरकार खुद ही अपनी पीठ थपथपा रही थी और आज पेपर हुआ यूके SSSC से 35 मिनट में 3 पेपर पन्ने बाहर आ जाते हैं। तो नकल माफिया कितने हावी हैं, सरकार का उनको कितना संरक्षण है और क्या हमारे प्रदेश में बेरोजगार छात्रों की जो सरकारी नौकरी की परीक्षा है उसका स्तर है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। पूरे प्रदेश में बेरोजगार नामबंद है, सड़कों पर हैं। आज खटीमा में भी जो है कि बेरोजगार युवा सड़कों पर है। हम कांग्रेस के लोग उनके समर्थन पर आए हैं। हमारे कल यूथ कांग्रेस ने भी यूके SSSC का घेराव किया था। हम ये चाहते हैं कि पारदर्शी परीक्षा हो, क्योंकि छात्र बहुत मेहनत करता है, बहुत गरीब मेहनत परिवार के लोग बच्चे हैं जो दिन रात पढ़ते हैं, उनके माँ बाप अपना पेट काट कर उनकी शिक्षा पर पूरा अपना पैसा खर्च करते हैं और जब बच्चा मेहनत करके पेपर देने जाता है और पेपर से बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो उसके और उसके माँ बाप के सपने एक साथ चकनाचूर हो जाते हैं। हम यही मांग करेंगे कि इस पेपर को दोबारा कराया जाए, सरकार पेपर की व्यवस्था को दुरुस्त करे और आगे से ऐसी स्थिति पैदा ना हो, छात्रों का हित हो, इस बात युवाओं की का हित हो, ये मांग करते हैं। लेकिन पिछले 4 साल से सरकार लगातार पेपर लीक कर रही है। जो पेपर लीक कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, वो फिर बरी हो जा रहे हैं। हाकम सिंह, अगर आपको पता था कि हाकम सिंह पेपर में गड़बड़ कर सकता है तो उसकी गिरफ्तारी 1 महीने 2 महीने पहले क्यों नहीं है? सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बटोरने के लिए एक दिन पहले हाकम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और अगले दिन पेपर लीक हो गया। तो सरकार का चाल चरित्र और चेहरा आईने की तरह साफ है, सामने आ गया कि सरकार पेपर जो है बढ़िया ठीक से कराने में, ईमानदारी से कराने में असमर्थ है। आयोग में जो भी अध्यक्ष बैठता है वो सौदागर हो जाता है। पेपर लीक क्या है? 3 पन्ने का मतलब कम से कम 15 सवाल बाहर और आधे नंबर से बच्चा बाहर हो जाता है। 15 सवाल का कम से कम अगर 1 नंबर का भी सवाल है तो 15 नंबर हो गए, तो ये तो पूरा ही बदल गया मामला। और ये तो वो एविडेंस है जो छात्रों ने बाहर दिया है। इसके अलावा जो पहले पेपर लीक हुआ होगा अभी आने वाले समय में उसके। देहरादून में उत्तराखंड सरकार में लगातार हो रहे पेपर लीक मामले को लेकर महानगर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने मांग की कि निरस्त हुए पेपर को पुनः करवाया जाए और पूरे भर्ती घोटाले की सीबीआई की जांच की जाए। धस्माना ने चेतावनी दी कि हाकिम सिंह के पीछे असली दोषियों की पहचान और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। उत्तराखंड में यूके SSSC का रविवार को जो पेपर हुआ, जिस प्रकार से उस पेपर को लीक किया गया,
अब वो लीक कैसे हुआ ये सरकार का काम है, यूके ट्रिपल एससी का काम है जानने का। अब इसको हम नहीं सिद्ध कर सकते, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर ये बात सबको मालूम हो गई है कि यूके ट्रिपल एससी का पेपर रविवार को लीक हुआ है। और ये बात स्वयं यूके ट्रिपल एससी के अध्यक्ष गणेश मार्तोलिया ने मानी है। अब वो कह रहे 3 पन्ने केवल लीक हुए, उसको लीक नहीं कह सकते। अब ये कैसी बात हुई? अगर एक टैंक भरा हुआ है, उस टैंक में से कुछ बूंदे टपक जाएं तो आप कहेंगे कुछ बूंदे टपकी है, लीक नहीं हुआ। ये क्या बात हुई? पेपर लीक हुआ है, ये बात स्वयं यूके ट्रिपल एससी के अध्यक्ष स्वीकार कर रहे हैं। सोशल मीडिया में वो वायरल थे सारे प्रश्न, उनके उत्तर, सॉल्व पेपर पूरा सोशल मीडिया में वायरल था, उपलब्ध था। उसके बाद भी अगर सरकार कहे कि ये लीक नहीं हुआ, सरकार के मिनिस्टर्स कहे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक पटवारी परीक्षा पेपर लीक प्रकरण को लेकर कांग्रेस का विरोध जारी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर नैनीताल के पंत पार्क में कार्यकर्ताओं ने धामी सरकार और आयोग का पुतला फूंका। नगर कांग्रेस अध्यक्ष अनुपम ने कहा है कि बार बार पेपर लीक होना सरकार की असफलता को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि धामी सरकार नकल माफियाओं पर रोक लगाने में नाकाम रही है। इससे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कांग्रेस ने मांग की कि उच्च न्यायालय मामले का संज्ञान ले और अपनी देखरेख में परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएं। जो सख्त कानून इन्होंने पूरे देश में हमने लागू किया है, जो इन्होंने पूरे आज भी जगह जगह इनकी होल्डिंग्स लगी पड़ी हैं मोदी धामी की, कि हमने देश का सख्त कानून लाया है और अब उत्तराखंड में निष्पक्ष और पारदर्शी यहाँ पर एग्जाम होगा, वो कल असफल हो गया है। यूकेएसएससी इससे पूर्व की जितने भी भर्ती घोटाले हुए, उसके बाद अपने पुनः जो इन्हें अपनी परीक्षा कराई उसमें वह असफल हुआ और पेपर लीक हो गया है। और 15-15 लाख रुपए आपके सामने हाकिम सिंह का जो गिरफ्तारी हुई है वो खुद कबूला गया है। इन्हीं सभी मांगों को लेकर हमारी ये मांग है, हमारी प्रदेश सरकार से कोई मांग नहीं है। हम तो सिर्फ माननीय उच्च न्यायालय से ये निवेदन कर रहे हैं कि वो इस घटना का संज्ञान ले, इस परीक्षा को पुनः रद्द करके अपनी निगरानी में या पारदर्शी जो परीक्षा है उसको पारदर्शी ढंग से अपनी निगरानी में कराए। और हाकिम सिंह के पीछे कौन जो खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी से कौन लोग खड़े हैं, उनको। यूपी के कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद अब कई राज्यों तक फैल चुका है। हाल ही में काशीपुर में बिना अनुमति जुलूस निकाले जाने पर पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने पथराव और मारपीट शुरू कर दी। और इस घटना पर मदरसा बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने हमेशा अमन और भाईचारे का संदेश दिया और ऐसे कृत्य पूरी तरीके से गैर इस्लामिक हैं। मुफ्ती साहब ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की अपील की है और आम मुस्लिमों से ये भी कहा है कि वो इन उपद्रवियों की बातों में ना आए और पैगंबर के सच्चे रास्ते को समझें। ये उस पैगंबर के नाम पे जो अमन और शांति और बराबरी और शोषण से के खिलाफ जिन्होंने काम किया हो, भाईचारे का काम किया हो, इंसानों में मोहब्बत पैदा की हो, उनके नाम पर, उस अवतार के पैगंबर के नाम पर आई लव मोहम्मद का नाम लेकर के इस तरह का ये कृत्य मैं समझता हूँ ये गैर इस्लामिक है, गैर इंसानी है और ये इसके पीछे कोई ऐसा षड्यंत्र छुपा हुआ है जो शांति को भंग करना चाहते हैं। उनकी मैं निंदा भी करता हूं और प्रशासन से आग्रह भी करता हूं कि वो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और आम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि जो मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर अमल न कर रहे हों, जो उनकी बातियों, उनके कामों के, उनके आदेशों के आज्ञाकारी न हो, उनकी आज्ञा का पालन न कर रहे हों, उन्हें कैसे आप ये कह सकते हैं कि उनसे मोहब्बत करने। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी के नन्ही परी दुष्कर्म और हत्या मामले में आरोपी की पैरवी कर रही अधिवक्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने एसएसपी नैनीताल को निर्देश दिए कि अधिवक्ता और उनके परिवार को तत्काल सुरक्षा दी जाए। साथ ही आईजी साइबर क्राइम को भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने और मना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। कोर्ट ने टिप्पणी की कि वकील केवल अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, विरोध करना है तो जांच अधिकारी से करें। अदालत ने अधिवक्ता के खिलाफ मुहिम और धमकी देने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी साझा किए हैं।
क्या कुछ मामला था, इसको क्यों कर रहे सर? वो किसी एक प्रकरण में किसी एक पक्ष की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता के विरुद्ध कुछ धमकियों का मामला था और सोशल मीडिया पे उनके विरुद्ध कई प्रकार की गंभीर धमकियां दिए जाने का मामला था, सिर्फ इस आधार पर क्योंकि वे एक पक्षकार के लिए उपस्थित हुए थे, जिसको लेकर लोगों का एक पर्टिकुलर व्यू है। जिसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी अधिवक्ता को उसकी ड्यूटी करने से और उसके अपने जो प्रोफेशनल ड्यूटी है उसको करने से इन्फ्रिंजमेंट का मामला बनता है, और जहाँ भी सोशल मीडिया में इस प्रकार की पोस्ट अधिवक्ता की सुरक्षा के बारे में की गई है। काशीपुर में महापौर दीपक बाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने और भयमुक्त माहौल बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने साफ किया कि नगर निगम अवैध निर्माण और अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ई रिक्शा संचालन को लेकर महापौर ने बताया कि शहर में करीब 8000 ई रिक्शा चल रहे हैं, जबकि मात्र 4000 ही पंजीकृत है, और इस अव्यवस्था को खत्म करने के लिए 8 से 24 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी और एक नाम से सिर्फ एक ई रिक्शा पंजीकृत होगा। उन्होंने कहा कि शुल्क जो है वो ई रिक्शा चालकों के हित में है और गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। अवैध कब्जों में संलिप्त हैं, सरकारी जमीनों पर बैठे हैं, उन सब लोगों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि नगर निगम आयुक्त के द्वारा एक व्यवस्था को बनाने के लिए ई रिक्शा संचालकों के परिवारों के लिए भी सुविधाओं को जुटाने के लिए जो एक शुल्क लगाया गया था, तो कल जब वो हड़ताल हो रही थी, लेकिन हमारे प्रशासनिक अधिकारी परसों की घटना में बिजी थे, व्यस्त थे, तो ऐसे में जो हमारे ई रिक्शा चालक भाई हड़ताल में शामिल नहीं होना चाहते थे, उन लोगों के साथ कुछ लोगों ने गुंडागर्दी करके, मारपीट करके उनको ई रिक्शा चलाने से रोका। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को भी इस व्यवस्था से ऐतराज है तो वो लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रकट करें, लेकिन जो लोग इस तरीके की हड़ताल में जो हमारे ई रिक्शा चालक शामिल नहीं होना चाहते हैं, उनको मारपीट करके ई रिक्शा चलाने से रोका जाएगा, गुंडाई की जाएगी, तो ये भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हमने सोचा है कि इस तरीके के जो शुल्क को निर्धारण किया गया है वो पूरी तरीके से गजट और नियम के साथ ये शुल्क को लगाया गया। तो चलिए फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। दीजिए इजाजत, और तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। नमस्कार।